नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट का अपना 17वां सीरीज देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कल हमने आपको रुक्मिणी पब्लिकेशन का दोस्तों दिया था, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने कहा था कि जो पहले चल रहा था प्रैक्टिस सेट वहीं करवाएं। तो देखिए हम आपके लिए फिर से जो है पहले जैसा करवा रहे थे कि हमने 1 से लेकर 15 तक जो प्रैक्टिस सेट करवाया था, अब वैसा ही प्रैक्टिस सेट दोस्तों जो है आपको दिया जाएगा, जैसे कि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। और आप लोग दोस्तों जो है रुक्मिणी का पूरा सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए अब बार बार उसको लगाना भी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए जो हम आपको दे रहे थे सीरीज़, ये आपको पसंद आ रहा था और यहीं जो है आपको दिया जाएगा। तो देखिए इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप आसानी से जाकर जो है टेलीग्राम पर PDF जो है वहाँ जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, किस वायसराय को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस वायसराय को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसके अलावा स्थायी बंदोबस्त भारत में यानी किसने लागू किया था? तो देखिए स्थायी बंदोबस्त की जब बात आएगी तो स्थायी बंदोबस्त भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लागू किया था। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपके बन गए। अगर हम बाकी ऑप्शन को देख लें तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 2 प्रश्न आपको याद रखने हैं। क्या याद रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ जो है मिलकर इन्होंने जो है सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। तो याद रखिए सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। इसके अलावा 1830 में जो है इन्होंने ठगी प्रथा को, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो 1830 में ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। ये 2 बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी दोस्तों जो है इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन आप यहाँ पर इस समय एक याद रखिए कि इनके समय में जो है 1853 में भारत में जो है पहली रेलवे जो है शुरू हुई थी। कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से लेकर ठाणे तक 34 किलोमीटर की जो है रेलवे इंडिया में पहली बार जो है चलाई गई थी। बात करें कि पोस्ट ऑफिस एक्ट किसने पास किया था? तो वो भी इन्होंने किया था। लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने की थी? तो वो भी जो है लॉर्ड डलहौजी ने ही की थी। तो इस प्रश्न से जितने भी प्रश्न बनते थे हमने सारे देख लिए, जिससे आपका जो है एक प्रश्न के माध्यम से कई और प्रश्न जो है आप याद कर पाएंगे। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदियाँ हैं? तो आपको पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है गंडक, रामगंगा, सोन या फिर वेनगंगा। तो देखिए गंडक जो है ये गंगा की सहायक नदी है, रामगंगा भी है और सोन भी जो है गंगा की सहायक नदी है। लेकिन वेनगंगा जो है ये क्या है? यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो सही हमारा क्या होगा? 1, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, 2 और 3 जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं। वेनगंगा जो है यह गंगा की नहीं है, बल्कि देखिए गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में कौन कौन सी हो जाएंगी? गंडक, सरयू, कोसी, रामगंगा, महानंदा, यमुना और गोमती तथा सोन है। जबकि जो वेनगंगा है यह गोदावरी नदी की सहायक है। किसकी? वेनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। दोस्तों हमने आपके कहने पर दोस्तों ये वाला वीडियो फिर से शुरू किया है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा करिएगा। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही कौन सा जो जलप्रपात है वह शरावती नदी पर स्थित है। तो आपको आंसर देना है। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? जोग जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात या फिर दूध सागर। तो तीसरे प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोग जलप्रपात। देखिए जो जोग जलप्रपात कहाँ पर है? शरावती नदी पर स्थित है और इसे गोरसोप्पा भी कहते हैं। जोग या फिर गोरसोप्पा जलप्रपात इसे कहा जाता है और ये शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। देखिए इसके बारे में जान लीजिए। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसके अलावा जो हमारा चौथा था क्या? दूध सागर जलप्रपात, तो ये कहाँ पर है? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। तो आपके यहाँ से चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। देखिए आप चारों ऑप्शन को जरूर देखा करिए, जिससे जो है आप एक प्रश्न के माध्यम से कई और प्रश्न जो है तैयार कर पाएंगे। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो भारत का प्रवाल द्वीप है? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए जो लक्षद्वीप है, क्या है? लक्षद्वीप क्या है? यह एक प्रवाल द्वीप है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लक्षद्वीप भारत का एक प्रवाल द्वीप है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कावरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। ये बात यहाँ से आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, देखिए लक्षद्वीप की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है? ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि क्या है? देखिए पहले बात तो आप यहाँ पर समझ लीजिए, जो ल्यूकेमिया होता है, जो ब्लड कैंसर होता है, इसे ल्यूकेमिया भी कहते हैं। किसे? जो ब्लड कैंसर होता है इसे ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है?
तो ल्यूकीमिया जो होता है कि जो हमारी सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ होती हैं, सफ़ेद ब्लड सेल्स होती हैं, इनकी जो है यह अनियंत्रित मात्रा में बढ़ने लगती हैं। क्या होती हैं? जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर ये होता है, और इसमें जो है सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ जो हैं अनियंत्रित मात्रा में बढ़ने लगती हैं। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है राइट हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा है? एपिडर्मिस, डर्मिस या फिर हाइपोडर्मिस? तो छठे प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपिडर्मिस। देखिए, जो मानव त्वचा का बाहरी हिस्सा होता है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा इस प्रश्न का ए है, करेक्ट आंसर जो हमारा है हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? देखिए, पहले बात पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी जो होता है यह यकृत को प्रभावित करता है, और यह किसके कारण से होता है आपको ये बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो हेपेटाइटिस बी है यह विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट होगा। आठवां प्रश्न देखिए, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है? तो देखिए, जब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, आवर्त सारणी पढ़ी होगी, तो वहाँ पर क्या शुरू होता है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऐसे चलता चला जाता है। तो हमारा बात करें कि परमाणु क्रमांक 1 किसका होता है, तो हाइड्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आपने पढ़ा होगा तो याद होगा। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, राइट हो जाएगा। नवां प्रश्न देखिए, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि जब ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है तो इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। क्या होता है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। 10वां प्रश्न देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पंचवर्षीय योजना जो है ये आपके सिलेबस का टॉपिक है। अगर आप दोस्तों कमेंट करके बताइए तो देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं पर जो है आपको एक वीडियो दे दी जाए। देखिए, विचार हमारा ये है कि पंचवर्षीय योजनाओं पर आपको एक थ्योरी की वीडियो दी जाए जिसमें 1 से लेकर 12वें पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको अच्छे समझाया जाए, और एक वीडियो जो होगा कि ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, जैसे कि आपको रिवीजन हो जाएगा और पंचवर्षीय योजनाओं की। तो अगर आपको दोस्तों इसकी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम जो है पंचवर्षीय योजना पर भी जो है आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो ला देंगे। तो प्रश्न क्या है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये था कि तीव्रतर, धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास। सही आंसर क्या होगा? तीव्रतर, धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास जो था यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। बात करें कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, तो ये शुरू हुआ था 2012 में। 2012 से लेकर 2017 तक जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, और ये जो हमारा मान लें तो ये हमारा अंतिम पंचवर्षीय योजना था, क्योंकि इसके बाद से नीति आयोग की स्थापना हो गई और योजना आयोग समाप्त हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। बात करें कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो 1951 से लेकर 56 तक जो है हमारी देश में पहली पंचवर्षीय योजना जो है चली थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है राइट हो जाएगा। अगला देखिए, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, तो उसमें भारत के वायसराय कौन थे? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कब आया था? 1919 में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी 1919 में आया था। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म अगर 1919 में आया था तो याद रखिए कि इस समय जो थे लॉर्ड कौन थे? चेम्सफोर्ड थे, भारत के वायसराय। आप यही बात याद रखिए कि ये सभी घटनाएं 1919 में घटी थी, और 1919 में ही मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। तो चेम्सफोर्ड कौन थे इस समय? भारत के वायसराय थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिएगा, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? देखिए, महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे तो इन्होंने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, और उस समय जो इसका नाम रखा गया था वो था सत्याग्रह आश्रम। क्या हो जाएगा? सत्याग्रह आश्रम जो है इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, दांडी यात्रा के साथ यानी कि दांडी यात्रा में जैसे ही महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, उसी के बाद से ही भारत में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। क्या शुरू हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है भारत में दांडी यात्रा के बाद शुरू हो गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी इस प्रश्न का है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए, 14वां प्रश्न हमारा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से
किस पत्रिका का प्रकाशन पटना में किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है कौन सी पत्रिका का संपादन पटना से किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुंकार। हुंकार पत्रिका का संपादन जो है इन्होंने जो है पटना से किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 15वां प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के ग्राम पंचायत में 33% स्थान आरक्षित किया गया है? यानी कि महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में जो 33% आरक्षण है वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत है? तो जो मैंने आपको पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाया था तो स्पष्ट रूप से बताया था कि जो 73वां संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत जो है पंचायती राज से संबंधित सुधार किए गए थे। और संविधान में जो हमारी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ये कब हुआ था? 1992-93 में हुआ था। और देखिए इसी के साथ ही ग्राम पंचायतों में जो है महिलाओं के लिए 33% सीट का जो है आरक्षण किया गया है। तो ये सब बात किसमें लिखा गया है? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है ये व्यवस्था किया गया है जो कि पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 16वां प्रश्न कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकते हैं? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है कि बाह्य आक्रमण के आधार पर, सही है। हथियारबंद विद्रोह के आधार पर या फिर युद्ध के आधार पर। देखिए तीनों ऑप्शन सही है। जब भी सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति ये सभी जो होते हैं तो इस समय जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 352 अनुच्छेद में जो है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है। 356 में जो है राष्ट्रपति शासन के बारे में वर्णन किया गया है और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल के बारे में जो है वर्णन किया गया है। तो इन तीनों का जो है आपको आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद याद रखना जरूरी है। 17वां प्रश्न देखिए कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा चुकी है? हमारे देश में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है? तो कुल मिलाकर अब तक 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। कब कब? सबसे पहली बार 1962 में। देखिए 1962 में जब भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ था, 1962 के भारत चीन युद्ध के समय। फिर 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसी समय जो है बांग्लादेश अलग देश बन गया था। तो पहली बार 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय में और 1975 में जो है इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का दावा करके जो है 1975 में आपातकाल लगाया था। तो कुल मिलाकर जो है ये 3 आपातकाल हमारे देश में अब तक लगाए गए हैं। तीनों का नाम याद रखिएगा। देखिए चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र पर हमला होने के कारण 1962 में लगाया गया था। पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के कारण 1971 में लगाया गया था। और आंतरिक अशांति के आधार पर जो है 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा जो है आपातकाल लगाया गया था। तो ये कुल 3 आपातकाल जो है अब तक हमारे देश में लगाए जा चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए 18वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन होता है? भारतीय संविधान का रक्षक कौन होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय जो होता है वह संविधान का अभिरक्षक होता है। यानी कि उसका रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए गया हमारा 19वां प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए महात्मा गांधी के यदि हम राजनीतिक गुरु की बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर जो है महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह जो है शुरू किया था। बाकी ऑप्शन देखें तो देखिए चित्तरंजन दास किसके गुरु थे? तो सुभाष चंद्र बोस। किसके? सुभाष चंद्र बोस के गुरु जो थे देशबंधु चित्तरंजन दास थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। इनका नाम याद रखिए। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। और स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए 20वां प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य वर्ष 2016 में भारत का प्रथम जैविक कृषि वाला जो है राज्य घोषित हुआ था? तो 2016 में भारत का प्रथम जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा घोषित हो गया था? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सिक्किम। देखिए जो सिक्किम है हमारे देश का 2016 में पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य हो गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो इनके राज्यपाल यहाँ के जो है गंगा प्रसाद। देखिए मैंने कल ही सभी राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यपाल वाला वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर जाकर एक बार जो है देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 21वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को जो है फांसी दिलवा दी थी? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गुरु अर्जुन देव ने किस मुगल बादशाह ने जो है गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर ने जो है गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें गुरु अर्जुन देव की, तो ये 5वें गुरु थे। और जो सिखों का आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? आदि ग्रंथ की जो रचना थी वह गुरु अर्जुन देव ने ही की थी, ये बात याद रखिए। देखिए खुसरो की सहायता के लिए जो करने कारण जो है जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को जो है फांसी दिलवा दी थी। सी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 22वां प्रश्न, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? तो कबूलियत एवं जो पट्टा प्रथा जो थी, यह इसकी शुरुआत जो है शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। शेर शाह सूरी से जो भी प्रश्न बनते हैं आप जरूर याद रखिए, क्योंकि जो शेर शाह सूरी का जो था बिहार से भी काफ़ी संबंध था, इसलिए यहाँ से जो है प्रश्न आपके बनते हैं। मकबरा जो है शेर शाह सूरी का सासाराम में है, ये आप सभी को बार बार बताया जा चुका है। जीटी रोड और जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है किसने लागू की थी? तो शेर शाह सूरी ने जो है, माफ़ कीजिएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली तो जो है अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था, तो यहाँ से उसको मत जोड़िएगा। अगला देखिए, मराठा का अंतिम पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? मराठों का अंतिम पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय जो थे मराठों के अंतिम पेशवा थे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हमारे यहाँ पर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 0 होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 0 यानी कि 0 होती है, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 25वां प्रश्न, चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो देखिए चालुक्यों की जो राजधानी थी वो वातापी थी। वातापी के साथ साथ कहीं कहीं वादामी भी लिखा होता है, तो अगर वादामी लिखा है तो भी सही हो जाएगा, और वातापी लिखा होगा तो भी सही हो जाएगा। तंजौर की बात करें तो चेरों की राजधानी कहाँ थी? चेरों की राजधानी जो थी वो तंजौर में थी, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये मोस्ट कॉमन प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वहीं जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और वर्तमान में एम वेंकैया नायडू, क्या नाम है? वर्तमान में एम वेंकैया नायडू जो है वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति भी हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 27वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो देखिए मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार जो है रखे गए हैं, और इसी में से जो हमारा अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार रखा गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है। कौन? अनुच्छेद 32, और अनुच्छेद 32 को ही जो है भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 28वां प्रश्न, हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हुंडरू जलप्रपात है यह स्वर्णरेखा नदी पर है। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है स्वर्णरेखा नदी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 29वां प्रश्न, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के संस्थापक कौन था? तो देखिए दिल्ली के पास है जो तुगलकाबाद नामक स्थान है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो देखिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश का संस्थापक भी था, इसी ने जो है तुगलकाबाद नगर की स्थापना करवाई थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए इनसे क्या प्रश्न बनता है? गयासुद्दीन तुगलक को देखिए गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था, पहले तो आप याद रखिए किसके नाम से? गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। और इसने जो है सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए जो है नहरों का निर्माण करवाया था। ये 2 प्रश्न यहाँ से आपके बनते हैं गयासुद्दीन तुगलक से। अगला प्रश्न देखिए 30वां प्रश्न हमारा कि बिहार में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलायत अली ने। किसने? विलायत अली ने जो है बिहार में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया था। बी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट है। अगला देखिए 31वां प्रश्न हमारा कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो देखिए पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है, दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते हैं, तीसरी में शपथ एवं गोपनीयता का वर्णन है, चौथे में क्या हो जाएगा? चौथे में जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। आपको 12 अनुसूचियाँ जो है फ्लो में याद होनी चाहिए। तो देखिए दूसरी अनुसूची में क्या है?
विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। सही आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल हो गए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हो गए, तो इन सभी के जो वेतन भत्ते हैं अनुच्छेद दूसरी अनुसूची में जो है रखे गए हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रत्येक राज्य में जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सही आंसर क्या होगा? राज्यपाल के द्वारा जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अगला देखिए, पॉपिंग क्रीज एवं शॉर्ट स्पीच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो पॉपिंग क्रीज एवं शॉर्ट स्पीच जो है संबंध, इसका जो है संबंध है क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, एक गलत आपको पहचानना है। पहला दिया है बोरलॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिल्कुल सही है। देखिए नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें हम विश्व में हरित क्रांति का जनक मानते हैं, इन्हीं के नाम पर जो है कृषि में पुरस्कार दिया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कि भटनागर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो भटनागर पुरस्कार है यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरा देखिए, व्यास सम्मान साहित्य के लिए बिल्कुल सही है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के लिए बिल्कुल सही है। तो हमारा गलत कौन सा है? गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भटनागर पुरस्कार जो दिया है साहित्य के क्षेत्र में, बल्कि ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखिए कि निखिल बनर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, सितार से। निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है। इसके अलावा पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। किसका? पंडित रविशंकर का। सरोद की बात करें तो अमजद अली का नाम याद होना चाहिए, इनका नाम बार बार पूछा जाता है। अमजद अली का संबंध सरोद से है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है शहनाई से है। अगला देखिए 36वां प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वह भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। डी ऑप्शन जो है 36वें प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला देखिए 36वां प्रश्न, परजीवी से होने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन से हैं? यानी कि निम्नलिखित में से कौन से रोग परजीवी से होते हैं? पहला ऑप्शन है मलेरिया, पायरिया, कालाजार और चौथा ऑप्शन क्या है? उपर्युक्त सभी। तो देखिए हमारे जो मलेरिया, पायरिया और कालाजार ये सभी जो होते हैं यह परजीवी से होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी इस प्रश्न का है राइट हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखिए, पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो पाचन की दृष्टि से आहार नाल का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है छोटी आंत। सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है पाचन की दृष्टि से। ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 39वां प्रश्न, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो जो राइडर कप है इसका संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फुटबॉल से इसका संबंध है। और देखिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या, देखिए आज हमने 40 प्रश्न लिया, लेकिन 40 प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिए प्रकाश वोल्टी सेल होता है क्या? जो प्रकाश वोल्टी सेल होता है ये सौर सेल होता है। ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसे हमने 40 प्रश्न के माध्यम से लगभग आपको 50 से 60 प्रश्न जो है ज़रूर सॉल्व करवाए होंगे, क्योंकि हमने हर प्रश्न से बनने वाले फैक्ट भी देखे थे। दोस्तों आपने कहा था कि जो हम पहले आपको सेट दे रहे थे वैसा दिया जाए, इसलिए दोस्तों हमने आपको जो है फिर से वैसा देने का प्रयास किया है। दोस्तों इसी प्रकार से आपको 40 और 50 प्रश्न जो है आपको रेगुलर दिए जाएंगे। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपको जो है आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। स्कोर क्या रहा ये भी हमें बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।